नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं 18 हाउस स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे मार्केट का अब तक का कारोबार आज का कैसा रहा। इसके अलावा कुछ अहम खबरों पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट पर एक चेक ले लेते हैं। 6 दिनों की जो गिरावट थी उस पर ब्रेक लगा है, लेकिन मार्केट में एक तेजी आई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से कुछ दबाव देखा गया। बट निफ्टी हरे निशान में क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। करीब 60 अंक ऊपर बंद हुआ निफ्टी। सेंसेक्स में 180 अंकों की मजबूती थी और बैंक निफ्टी में आज करीब 470 अंकों की तेजी देखी गई है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के दिन काफी नजर आया है। किस तरह का कारोबार रहा दिन भर, ये भी समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी, बताइए। बिल्कुल, तो काफ़ी डिसेंट स्टार्ट कह सकते हैं नए हफ्ते का होता हुआ दिखा। और जिस तरह से पिछले पूरे हफ्ते बाजार ने जो चैलेंजिंग टाइम्स देखे थे, उसके बाद आज का कमबैक बिल्कुल काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिसेंट कहा जाएगा। दिन भर बाजार ने अच्छी तेज़ी पकड़ी और उसी तेज़ी के साथ कायम भी रहा। ऐसा नहीं कह सकते कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपने लेवल्स जो हैं उसे इंटैक्ट ज़रूर रखा। ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक और अगर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ बेस्ड फ्लोज की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमेंट स्पेस आज फोकस में रहा, क्योंकि होलसेल अडानी की डील की खबरें जो आती हुई दिखी, कल देर शाम ये खबर आती हुई दिखी और उसके ठीक बाद हमने देखा कि सीमेंट स्पेस में लगातार फोकस देखने को मिला। एसीसी, अंबुजा इसी खबर के तर्ज पर और इसके अलावा तमाम सीमेंट स्पेस भी आज के सत्र में फोकस में जरूर नजर आए। इसके बाद ऑटोमोबाइल स्पेस भी फोकस में रहे, क्योंकि केपेक्स कारोबार विस्तार के प्लान्स जो मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के आते हुए दिखे ओवर द वीकेंड, वो भी काफी अट्रैक्टिव थे। काफी बड़े प्लान्स हैं कारोबार विस्तार को लेकर और इसी के चलते ऑटोमोबाइल स्पेस में भी काफी ज्यादा तेजी के साथ अच्छी बढ़त देखने को मिली। अगर निफ्टी के तेजी वाले स्टॉक्स की बात करेंगे, आयशर मोटर्स, अपोलो, एनटीपीसी, यूपीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के साथ ट्रेड्स हमने देखे। वहीं श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, एशियन पेंट्स जैसे कुछ स्टॉक्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ऑफकोर्स सीमेंट स्पेस फोकस में था, लेकिन जो डील की खबर आती हुई दिखी उसका एक प्रेशर भी था जो कि पेयर कंपनीज पर पड़ता हुआ जरूर देखने को मिला। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम कहां देखा हमने? आइडिया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट्स, एचएल, आरबीएल बैंक, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आए, लेकिन बिकवाली का दबाव भी मिड कैप स्पेस में देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि जब क्लोजिंग हम देख रहे थे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की, दिन के उच्चतम स्तरों पर ये क्लोज होते हुए दिख रहे थे, तो क्लियरली मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी सारे थे, लेकिन एबी कैपिटल, निप्पॉन लाइफ, डॉक्टर लाल, एलएनटी टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स बिकवाली भी झेल रहे थे, तो इन स्टॉक्स पर भी नजर रखनी होगी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखेंगे, सिर्फ 3 स्पेसेस को छोड़ दीजिए, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा, वहां से गिरावट हावी होती हुई दिख रही थी, लेकिन इसके अलावा तमाम सेक्टर, तमाम पॉकेट में अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड्स नजर आ रहे थे, चाहे फिर वो ऑटोमोबाइल स्पेस हो, फाइनेंस हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो, सरकारी बैंक क्षेत्र, निजी बैंक क्षेत्र या फिर एनर्जी स्पेस, हर तरफ अच्छी तेजी के बीच कामकाज। तो दिन भर बाजार में अच्छे अपमूव्स के साथ एक्शन देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारे एक्शंस हमने देखे, न्यूज फ्लोज भी काफी सारे थे और इसी के चलते जब क्लोजिंग हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप की हरे निशान के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी जानकारी देने के लिए। तो हरे निशान में ही क्लोजिंग दिखी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा था। ये था एक क्विक मार्केट रिकैप आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों पर भी नज़र डाल लेते हैं। और कल भारती एयरटेल दिग्गज टेलीकॉम कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी और क्या अनुमान है नंबर से कैसे रह सकते हैं, ये बताने के लिए सौमित अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है भारतीय एयरटेल से सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यूज़ करीब 6.5% से ऊपर हो सकते हैं, एबिटा 10% से हायर हो सकता है, एबिटा मार्जिन्स करीब 50.8% के आसपास एक्सपेक्टेड है और नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 1600 करोड़ के आसपास आ सकता है। अब जो इंडिया का मोबाइल बिजनेस है जो कि की नंबर होता है भारतीय एयरटेल के लिए, उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो करीब 10% का है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। एबिटा करीब 12% से ग्रो कर सकता है। सब्सक्राइबर बेस स्टेबल रहने की एक्सपेक्टेशन है अराउंड 32.5 करोड़ के आसपास। और आरपू अगर हम आरपू भी देखते हैं तो वो करीब 10% से इंक्रीज़ कर सकता है और क्यू ऑन क्यू बेसिस। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो वह स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर एडिशन, टैरिफ हाइक, ये दो ही चीज़ है जो नंबर्स को एड करेंगे फोर्थ क्वार्टर में। और उसके अलावा जो बाकी दो बिजनेस सेगमेंट्स है, ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज सेगमेंट, उसमें रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। ब्रॉडबैंड सिक्वेंशियली करीब 9% से ग्रो कर सकता है और जो एंटरप्राइज बिजनेस है उसमें करीब 2 to 4% की एक्सपेक्टेशन है। अब याद रखिएगा एयरटेल अफ्रीका के नंबर्स पहले ही रिलीज़ हो गए थे और एबिटा फ्रंट में एक बीट देखने को मिला
मिला था एनालिस्ट साइड पे, तो कंसोलिडेटेड नंबर्स थोड़े बहुत अच्छे आ सकते हैं एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने। और एक और चीज़ पे ध्यान रखने की वो है सब्सक्राइबर नंबर्स। अब एनालिस्ट काफ़ी म्यूटेड सब्सक्राइबर नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अगर हम TRI का डेटा देखते हैं तो काफ़ी रोबस्ट और अच्छा सब्सक्राइबर एडिशन किया है भारती एयरटेल ने, तो वो साइड पे एक सरप्राइज़ आ सकता है भारती एयरटेल की तरफ से। उसके अलावा क्या सब्सक्राइबर की बिहेवियर रही है पोस्ट टैरिफ हाइक, दूसरी टैरिफ हाइक कब लेगी कंपनी, इस पर मैनेजमेंट कमेंट्री और उनका 5G रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स क्या है, इस पर भी कंपनी की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी जानने के लिए। बिल्कुल, तो अच्छा क्वार्टर रह सकता है भारती एयरटेल के लिए। सब्सक्राइबर के लिहाज से भी अगर आंकड़े देखेंगे तो अच्छे रह सकते हैं। कमेंट्री किस तरह की आती है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों का रुख कर लेते हैं। सरकार नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में विनिवेश को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्शन में दिखाई दे रही है, और इसी से जुड़ी कुछ और डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ मेरी सहयोगी मेघना जुड़ चुकी हैं। मेघना, बताइए। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि जो न्यू PSU पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग 1 से 4 PSUs ही रह सकते हैं पब्लिक सेक्टर स्पेस में। तो जो अब हमारी सूची जानकारी दे रहे हैं कि जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं जैसे कि फर्टिलाइज़र, कॉमर्स और केमिकल हो गया, सबसे पहले इन पर ड्राफ्ट कैबिनेट नोट रेडी है। गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से जो PSUs हैं वो स्ट्रैटेजिक सेल के लिए जाएंगे और कौन से PSUs हैं जिनका क्लोजर होगा। तो इस पर जो ड्राफ्ट कैबिनेट नोट रेडी हुआ है वो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए नेक्स्ट वीक जा सकता है, और उस पर CC अप्रूवल जो है वो नेक्स्ट मंथ तक किया जा सकता है, ये सूची जानकारी दे रहे हैं। तो जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है उसको जो सूची बता रहे हैं कि उसका स्ट्रैटेजिक सेल बिल्कुल नहीं किया जाएगा, उसको PSU के तौर पर ही रिटेन किया जाएगा क्योंकि वो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट PSU है। इसके अलावा जो बाकी PSUs हैं जैसे कि MMTC स्ट्रीट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन PEC हो गया, उसका स्ट्रैटेजिक सेल के लिए सजेशन जा सकता है। और टेक्सटाइल सेक्टर में अगर हम देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे PSUs हैं, उनका गवर्नमेंट को थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, जैसे कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, उनका स्ट्रैटेजिक सेल के लिए सजेशन जा सकता है। और HHEC हो गया, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन वगैरह हो गया, इनका क्लोजर के लिए जा सकता है। अगर हम केमिकल सेक्टर में देखें तो जो हिंद ऑर्गेनिक केमिकल्स है उसका स्ट्रैटेजिक सेल के लिए सजेशन जा सकता है, और जो हिंद फ्लोरोकार्बन्स हैं उनका क्लोजर के लिए सजेशन जा सकता है। तो ये सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र और फार्मा सेक्टर है उनके PSUs के लिए भी डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है, और उनके PSUs का जो डिसीजन है वो जून मंथ तक हो जाएगा। जी याद रखिए कि फर्टिलाइज़र में RCF और NFL दो बड़े मेजर फर्टिलाइज़र PSUs हैं जिन पर डिसीजन अभी लेना है गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो MOUT के जो PSUs हैं जैसे कि NBCC और हुडको, उसका भी डिस्कशन जल्द ही स्टार्ट हो सकता है, ये सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं। तो बेसिकली जो सारे जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उनका गवर्नमेंट ने ये अब तय करना शुरू कर दिया है PSC पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि किसका स्ट्रैटेजिक सेल होगा, किसका क्लोजर होगा। तो ये बड़ी खबर अभी आ रही है, और जो 3 सेक्टर्स के जो कैबिनेट नोट्स रेडी हैं वो नेक्स्ट मंथ तक CC अप्रूवल के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो इस पर ड्राफ्ट नोट तैयार हो चुका है और इसमें MMTC, STC, PEC में विनिवेश होने की संभावना बताई जा रही है, और इसके अलावा HOC और HIL में भी हिस्सा बिक्री होने की संभावना बताई जा रही है। तो ये कुछ ऐसी कंपनी है जिस पर की नज़र रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, और हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर थी ACC और अंबुजा के डील को, ACC अंबुजा में हिस्सेदारी बेचने की, होलसेल के एग्जिट करने की जो खबर आई थी उस पर हमारी नज़र काफ़ी समय से बनी हुई थी, और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको नयनतारा ने दिया था। अब इस पर एक और नया डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसकी भी एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर नयनतारा हमारे साथ जुड़ चुकी है। नयनतारा, बताइए और क्या जानकारी मिल रही है आपको? ET न्यूज़ स्वदेश ने पहले आपको बताया था कि अदानी ग्रुप जीत गया है ACC और अंबुजा, वो था कल शाम को। उसके बाद हम सब ने प्रेस रिलीज भी पढ़ लिया, आपने देखा कि स्टॉक्स में भी क्या रिएक्शन हुई है। आज हम आपको बताएंगे कि डील क्लोजर के बाद क्या हो सकता है। मर्जर, हम कितने सालों से सुन रहे हैं कि ACC और अंबुजा का मर्जर होगा, लेकिन वो हुआ नहीं था। परंतु अब हमको पता लगा जा रहा है कि जब अदानी ग्रुप का डील खत्म हो जाएगा, ओपन ऑफर खत्म हो जाएगा, उसके बाद अदानी ग्रुप दोनों कंपनीज को मर्ज करेंगे। उनको ये नहीं लगता कि कोई सेंस है 2 लिस्टेड कंपनीज के होने के लिए। वैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रोथ नहीं होगी, कॉस्ट सेविंग कैसे होगी और सिनर्जीज कैसे बढ़ेंगी। तो उसके बाद मर्जर के दौरान काम करना का शुरुआत हो सकेगा।
हम सब जानते हैं कि एसीसी और अंबुजा ने पहले भी मर्ज करने की कोशिश की है 2017 में, तो उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी को भी बनाई थी मर्जर के लिए, वो हुआ नहीं। सबसे बड़ा रीजन था रेगुलेटरी चैलेंजेस, पर वो रेगुलेटरी चैलेंज अब नहीं रहा है, और मैं बताती हूँ क्यों। जो सबसे बड़ा रेगुलेटरी चैलेंज था वो ये था कि जब लाइमस्टोन माइन को ट्रांसफर किया जाता तो बहुत ही बड़ी लॉयल्टी पे करनी पड़ती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में कुछ महीनों पहले ही एक नया माइंस और मिनरल एक्ट को इनैक्ट किया था। उस एक्ट में अगर ग्रुप कंपनीज के बीच में माइंस का ट्रांसफर होता है तो वो हाई रॉयल्टी पेमेंट नहीं देनी होती है। तो ओपन ऑफर के बाद दोनों एसीसी और अंबुजा अदानी ग्रुप की ग्रुप कंपनीज होंगी, तो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो हट जाएगा। हमने कुछ लोगों से बात की है, एनालिस्ट कम्युनिटी से बात की है, और वो सब कह रहे हैं कि अगर एसीसी और अंबुजा का मर्जर होगा, जो कंबाइंड एबिटा होगा वो 6 to 8% हायर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट सेविंग, सिनर्जीज सब सेंस लगता है करने के लिए। हमने अदानी ग्रुप को एक कमेंट मांगा था, उन्होंने भेजा नहीं है। बिल्कुल, तो विलय होने की खबर भी आ रही है एसीसी अंबुजा की, और ओपन ऑफर खत्म होने के बाद ये विलय होने की संभावना है। अब देखना होगा किस तरह के रेगुलेटरी चैलेंजेस यहाँ पर निकल कर आते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर, इस पूरे खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिख रहा है ये भी समझ लेते हैं। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विश्वमोहन, बताइए। देखिए, कमोडिटी मार्केट में सबसे ज़्यादा तेज़ी कॉटन में दिख रही है। एमसीएक्स पर लगातार नया रिकॉर्ड छूता जा रहा है और आज तो 50,000 के ऊपर भी भाव पहुंच गया। जिस तरह से मिलों की मांग मजबूत है, स्टॉक काफ़ी कम है, डिमांड सप्लाई में जो मिसमैच है उसका फ़ायदा यहां पर मार्केट को मिल रहा है। कॉटन में एक तरफा रैली देखने को मिल रही है, और कल एक अहम बैठक है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से, और कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधि वहाँ पर होंगे, और कॉटन कीमतों पर कैसे काबू पाया जाए, घटती सप्लाई पर कैसे काबू पाया जाए, इस तमाम मुद्दे पर चर्चा होगी। कॉटन के बाद अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर की, गोल्ड 3 महीने के निचले स्तरों से यहाँ पर अब रिकवरी दिख रही है। एमसीएक्स पर 50,000 के ऊपर आ गया है, 1800 के आसपास कॉमेक्स गोल्ड घूम रहा है। चांदी की बात करें तो अच्छी तेजी दिख रही है, 700 रुपए के आसपास की तेजी है, 60,000 के ऊपर एमसीएक्स पर भाव है, $21 के ऊपर अब कॉमेक्स पर भी चांदी आ गई है। कच्चे तेल में शुरुआती गिरावट जो थी वो अब कम होती दिख रही है, अब हल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर तो हल्की तेजी भी दिख रही है। तो एक तरफ डिमांड घटने के ऊपरी स्तरों पर चिंता है, लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई में जिस तरह की दिक्कतें हैं उससे यहाँ पर भाव को सपोर्ट भी मिला है, यानी दोनों तरफ की खबरें क्रूड मार्केट को लेकर है। तो ये कमोडिटी मार्केट का है पूरा अपडेट जी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन ये जानकारी देने के लिए। तो कॉटन में हम देख रहे हैं कि शानदार रैली देखने को मिल रही है, 50,000 के पार एमसीएक्स पर पहली बार कॉटन निकल चुका है। उसके पीछे के डिटेल्स और ट्रिगर्स भी हमने आपको भी बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का व्यू भी सुन लेते हैं। और ऐसे में एस लैंसडाउन इन्वेस्टमेंट के मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक ने आज हमसे सुबह बात की, और बाजार की मौजूदा स्थिति पर उनकी क्या राय बन रही है, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। मिस्टर विक्रम कोटक, वैसे बाजार में तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है विक्रम कोटक जी को। करीब 30 साल से बाजार में अलग अलग पोजीशंस को हेड करते आए हैं, बिरला म्यूचुअल फंड और भी काफ़ी रेप्यूटेड फाइनेंशियल हाउसेज में। अब ऑफ कोर्स को फाउंड करके अपना ग्रुप, अपना कंपनी आप चलाते हैं, फैमिली ऑफिस / फर्म। विक्रम, ET Now स्वदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक ब्रॉड व्यू लेते हैं। आप इस समय, हम देख रहे हैं अक्टूबर से करेक्शन आता हुआ चला आ रहा है, अलग अलग ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं। एज वी स्टैंड, जो डेटा आप रीड कर रहे हैं, आप नेट बाजार पे कॉशियस हैं, पॉजिटिव हो गए, या अभी भी नेगेटिव है? जैसे आपने अजय बताया, थैंक यू फर्स्ट फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे आपने बताया कि मार्केट हैज बीन करेक्टिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स, एंड धीरे धीरे करके वैल्यूएशन काफी अच्छे होते जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो वैल्यू साइड पे काफी वैल्यू स्टॉक पे काफी वैल्यू इमर्ज हो रही है, काफी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो मेरे को लग रहा है कि जो वरी था मार्केट के लिए वो थोड़ा रिसीड होते जा रहा है। अभी एक ही जो बड़ा प्रॉब्लम जो अपने सामने है एफआई सेलिंग का, अभी दिस इज अ पार्ट ऑफ द पार्सल ऑफ द मार्केट, बिकॉज ग्लोबल सेल ऑफ के अंदर इंडिया भी आ जाता है, इसकी वजह से वी आर सीइंग द एफआईज आर कंटिन्यूअसली सेल इन इंडिया. But on the other side, I think Indian fundamentals are better, they're improving, and there are very few places in the world today to invest into the stock market. So India will be a biggest opportunity for any foreigners or local investors in the world over the next 2 to 3 years. So short term, clearly things cannot be predicted, but एक clear है कि जो inflation की जो ज़्यादा वरी थी वो recede हो रही है.
Central bankers normally late react करते हैं, ऐसे we know they react on a data. That reaction has been very strong. The commentary has been very strong, which will also take away a lot of money from the, I can say the quick money from the metal sector or any other sector. So that will be a big opportunity in my view for, inflation also to kind of in short term it will top out. So अच्छा लग रहा है. I think value stocks में काफी, opportunity लग रही है, काफी attractive लग रहा है versus growth stocks. ग्रोथ स्टॉक्स में जबरदस्त करेक्शन ग्लोबली देखने को मिला है क्योंकि इंटरेस्ट रेट से उनके वैल्यूएशन चैलेंज हो जाते हैं. मैं आप तो खुद भी वैल्यू इन्वेस्टर रहे इतने लंबे समय से, और वो थॉट आप अपने पोर्टफोलियोज में भी अप्लाई करते हैं कि महंगा नहीं लेंगे, जो भी लेंगे वैल्यूएशन समझ के लेंगे, समय के साथ अर्निंग के साथ स्टॉक चलेगा, लेकिन एंट्री प्राइस इटसेल्फ महंगी नहीं होनी चाहिए. तो आप कौन से एरिया, कुछ अगर आप स्पेसिफिक्स बता सकें, क्या रिसर्च कर रहे हैं अभी आप अपनी टीम के साथ, कहाँ पे अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, जो वैल्यू जोन की बात आप कर रहे हैं? So normally मैं स्टॉक्स की बात नहीं करता हूँ, बट जो सेक्टर्स पे मैं ज्यादा फोकस करूँ तो हमको ऐसा लग रहा है कि 4 या 5 सेक्टर जहाँ पे काफी वैल्यू इमर्ज हो रही है. एक सबसे बड़ा सेक्टर है मेरे हिसाब से प्राइवेट बैंक्स का, कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर भी जाते हैं तो प्राइवेट बैंक एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना उनके निम्स के लिए फायदा होता है ओवर एनबीएफसी एंड पीएसयू बैंक. दूसरा अगर आप देखो तो टिपिकली लास्ट 2-3 साल में प्राइवेट बैंक ने काफी मैनेज किया है इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्ट्रक्चरिंग बुक. द रिस्ट्रक्चरिंग looks like getting over, fresh slippages are at all time low, and I think they are very, very good governance companies, good technology, good management. So private banks is one sector where I'll tell people to invest with a 2-3 years view. सीमेंट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, जो सामने दिख रही है हमारे सामने. पर कैपिटा कंजम्पशन अगर आप देखें तो चाइना से 1/10, 1/9 है. ग्लोबली भी वी आर वन ऑफ द लोएस्ट. एंड सीमेंट विद द नेक्स्ट 10 ईयर द वे इंडिया विल सी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मुझे लग रहा है पिछले 20 साल में सीमेंट 7% कैगर बढ़ा था, अभी मुझे लगता है शायद 12% कैगर बढ़ेगा अगले 10 साल में. तो सीमेंट एक अच्छा सेक्टर लग रहा है अजय मेरे को. ऑटो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑटो में क्या हो रहा है, रूरल आई थिंक थोड़ा पिकअप होना चालू हुआ है. मुझे लग रहा है मानसून ऑल्सो द क्रॉप प्राइजेस हेल्पिंग द फार्मर्स अ लॉट. सो ऑटो एक सेक्टर है. प्लस क्या हुआ है पिछले 12 महीने में चिप शॉर्टेज की वजह से ऑटो में ज्यादा सप्लाई नहीं है. तो एक वो पेंटअप जो है, जो पोस्ट कोविड पेंटअप था मार्केट में, वो पेंटअप अभी ऑटो में दिख रहा है हमको. तो ऑटो हमको लग रहा है कि यहाँ से 1-1.5 साल 2 साल के लिए अच्छे स्टॉक्स ऑटो अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं.